फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके एस्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज के इस क्लास में सीडीपी लेवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। यानी कि ये क्लास जो है आपकी कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाले है। इसमें कि आपको लेवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के सभी प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप ये क्लास जो है कंप्लीट देख लेते हैं तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के विकास की बात करूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो है काफ़ी सारी न्यूट्रिशन युक्त चीज़ें खाने को दी जाती है, पोषण युक्त चीज़ें को खाने को दी जाती है, ताकि बच्चे का जो है विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर माँ के गर्भ से शुरू हो रहा है हमारा डेवलपमेंट, और निरंतर यानी कि सतत रूप से होने वाली प्रक्रिया जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो माँ के गर्भ से कब तक चलिए, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गर्भाधान से परिपक्वता तक नहीं, जन्म से परिपक्वता तक नहीं, गर्भाधान से मृत्यु तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक नहीं, गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, देखिए अगर मैं नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करूँ तो ये देने वाले कौन थे, जीन पियाजे। ठीक है, जिन्होंने कि 1935 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कहीं कहीं पर आपको 1932 भी देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो सबसे करेक्ट है वो आपका 1935 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं लेव वाइकोस्की की बात करूँ तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सिगमंड फ्राइड की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। जो नहीं है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। अगर मैं संज्ञानात्मक विकास की बात करूँ, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पहले जो स्टेज है, जो पहली अवस्था है उसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय कामक अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसमें जो बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। ठीक है, फिर जो इनकी सेकंड वाली स्टेज, इसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और जो इसमें बच्चे की एज होती है वो 2 से लेकर के 7 साल होती है। जो इनकी थर्ड वाली स्टेज का नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 11 साल होती है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज है उसका नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो 11 साल से अधिक होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सी जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कौन सी अवस्था दी है, SPCF। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं, SPCF। ठीक है, तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि थर्ड वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये तो इन्होंने दी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड वाली, तो ये भी इन्होंने दी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संवेगात्मक कामक अवस्था, तो ये आपके फर्स्ट वाली ही स्टेज है, ये भी इन्होंने दी है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गुप्ता अवस्था, इसकी बात जो है जीन पियाजे नहीं करते, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, तो इसके अन्य और नाम क्या है, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इसको दिया किसने था, तो कोहलर ने दिया था, जो कि आपके गेस्टाल्टवाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या फिर समग्रता पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान नाम के। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने किया क्या था कि जो एक चिंपैंजी था जो कि बहुत ही भूखा था, उसको इन्होंने एक जो है कमरे में रख दिया था, और यहाँ पर जो है केले लटका दिए थे। साथ ही साथ जो है उसी कमरे में 3 से 4 बॉक्सेस रख दिए थे। ठीक है, अब चिंपैंजी है तो उसको जो है भूख लगी है, तो वो जो है खाने की तलाश में इधर उधर रूम में घूमेगा, क्योंकि रूम में बंद है। ठीक है, तो उसके पास कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है कि कहाँ पर, मतलब किस तरीके से हम जो है इस केले को प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके सामने जो भी बॉक्सेस पड़े थे, फिर उसने क्या किया, यहाँ पर एक के ऊपर लगाना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या किया, जो भी खाना था यानी जो भी केला था वो उस तक पहुँच गया। तो किसी भी जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं तो उसका जो अचानक से आपके माइंड में जो सोल्यूशन आ रहा है वही जो है इन्होंने बताया हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर
सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कोहलर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर कोहलर का तो आपको नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, इनका संबंध किससे? गेस्टाल्टवाद से। ठीक है, और इसी सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गेस्टाल्टवादी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। ठीक है, अगर देखिए मैं IQ निकालने के फॉर्मूलों की बात करूँ तो क्या होता है आपका MA/CA × 100। ठीक है, यानी कि आप जो है मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु की गुणा करते हैं तो यहाँ पर IQ निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ मेंटल एज की तो इसको आने वाले कौन है? बिने। ठीक है, बिने ने जो है मेंटल एज के बारे में बात की है। ठीक है, मेंटल एज है ना। इसके अलावा अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु की बात करूँ तो इसके बारे में कौन बात करते हैं? स्टर्न बात करते हैं। और जो ये IQ का आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये किसने दिया है? तो ये टर्मन ने दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं जो IQ का आपका टेबल होता है ये किसने दिया अगर आपसे पूछे तो ये भी देने वाले कौन है? टर्मन ही है। ठीक है, T से टर्मन और T से टेबल। तो ध्यान रखिएगा IQ का टेबल किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ठीक है, मानसिक आयु बिने और क्रोनोलॉजिकल एज जो है स्टर्न ने, है ना। यहाँ पर हमसे पूछा था कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ गणना का सही सूत्र क्या है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया MA/CA। ठीक है, यानी कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज और गुणे 100। तो यहाँ पर IQ निकल करके आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसाद बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो IQ टेबल है, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का आपका टेबल होता है उसको देने वाले कौन थे? तो टर्मन थे। ठीक है, इन्होंने जो है बुद्धि लब्धि का टेबल दिया जो कि अभी मैं आप लोग साथ में यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि 140 या फिर उससे अधिक की जिस बच्चे की बुद्धि होती है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, गिफ्टेड होता है। 120 से लेकर के 139 के बीच में जिस बच्चे की बुद्धि होती है वो क्या होता है? अति श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा 110 से लेकर के 119 के बीच में जिस बच्चे की बुद्धि होती है वो क्या होता है? श्रेष्ठ बुद्धि का बच्चा होता है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि का। ठीक है, फिर 80 से लेकर के 89 के बीच में मंद बुद्धि, 70 से लेकर के 89 के बीच में क्षीण बुद्धि, उसके बाद में 70 से कम जिस बच्चे की बुद्धि होगी निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से लेकर के 70 के बीच में अल्प बुद्धि, 20 या फिर 25 से या फिर 50। ठीक है, यहाँ तक का जो बच्चा होगा वो मूर्ख बुद्धि की श्रेणी में आएगा और 20 या फिर 25 से भी कम ये महामूर्ख की श्रेणी में बच्चा आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था? 90 से लेकर के 109 तक के बीच के अगर IQ है तो जो है वो कौन सी बुद्धि का प्रकार होगा? तो ये आपका सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? औसत बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जितने भी मैंने बताया यहाँ पर आपको सभी जो है याद रखने कि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया है एक। ठीक है, देखिए अगर मैं डिस्ग्राफिया की बात करूँ तो ये क्या होती है? लेखन अक्षमता होती है जिसमें जो बच्चे की राइटिंग होती है वो इनलिजिबल राइटिंग होती है यानी कि पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। ठीक है, बच्चे ने क्या लिखा है आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को इमेज में दिखाती हूँ, पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो है डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की हेड राइटिंग है। ठीक है, इसने क्या लिखा है आप इसको जो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस बच्चे की जो राइटिंग होती है पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती, बहुत ही गंदी राइटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेखन अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पठन अक्षमता की बात करूँ तो इसमें जो बच्चा आता है वो डिसलेक्सिया वाला बच्चा आता है। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है? जो बच्चा होता है वो वाज को सा पढ़ सकता है। ठीक है, बी को डी पढ़ सकता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनको जो लेटर होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो है 21 को वो 12 पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ने संबंधी जब आपसे समस्या पूछे तो वो क्या होता है? आपका डिसलेक्सिया होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पठन अक्षमता होता है ना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। गणितीय अक्षमता की अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चा डिसकैलकुलिया वाला होता है। ठीक है, जो डिसकैलकुलिया वाला बच्चा होता है उसको कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत आती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में, जो गणितीय अवधारणाएं होती है उनको समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जो है गणितीय अक्षमता वाले बच्चे के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्ग्राफिया के बारे में पूछ रखा था, ये क्या है? आपका लेखन अक्षमता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हुई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है। SPCF के थ्रू मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ था। SP
CF, ठीक है। अब देखिए जो इनकी अवस्था है ना, इसकी जो है कई सारे सब स्टेज है ना, हर एक स्टेज की क्या है, कई सारे सब स्टेज। जैसे कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी जो है 6 उप अवस्था है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो है बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर जो तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया है, ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता होती है, ठीक है। तो ये पूछा है कि कौन सी स्टेज में विकसित होती है, तो ये आपके संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान होती है, यानी कि पहली वाली स्टेज में विकसित होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है कंप्लीट थ्योरी उसको अलग वीडियो में कराऊंगी। जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, साथ ही साथ लेव वाइगोस्की, यानी जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, कोहलर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पाउलो हो गए, सिगमंड फ्राइड हो गए, ठीक है, उनको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एक क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं तो वो अपना नोट्स से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे 7706974820 व्हाट्सएप पर जुड़ करके नोट्स को ले सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है और कम प्राइस में आप सभी को यहाँ पर बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को ले चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी सेकंड वाली स्टेज है, थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ये आपकी पहली अवस्था की विशेषता होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है यह एक सतत प्रक्रिया है। देखिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि विकास क्या है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो निरंतर चलती रहती है। यानी कैसी प्रक्रिया, सतत रूप से निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात तो सही है, बट हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये एक आयामी होता है। देखिए अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि कई बच्चों में कई आयामों में हमारा विकास होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो कई बच्चों में यानी विकास कैसी प्रक्रिया, तो बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि यह एक आयामी होता है, तो यही बात क्या है, गलत है, ठीक है। और यही क्या है, इस क्वेश्चन के यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो है आपका सही नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है। सिंपल सी बात है कि हम जो लाइफ टाइम चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संचयी प्रवृत्ति होती है, ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। सिंपल सी बात है, देखिए हर एक बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता है, जिज्ञासा है, इंटरेस्ट है, दूसरे बच्चों से अलग होता है। तो यही क्या है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यही क्या करता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाता है। तो ये भी बात आपके यहाँ पर सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, SP, CF, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को 4 अवस्थाएं बता रखा है। अब इनकी जो है कई सारी उप अवस्थाएं हैं। अब देखिए जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 11 साल होती है। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को रिवर्स कर लेता है, यानी कि बच्चा ये समझ जाता है कि बर्फ़ जो है पानी भी बन सकता है और पानी से वापस जो है बर्फ़ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय योग्यता यानी कि चीज़ों को रिवर्स करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बच्चे के कौन से स्टेज में डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी जीन पियाजे की थर्ड वाली स्टेज में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, यानी जो सेकंड वाली स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है तब वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, यानी कि इनरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। बट रिवर्सिबिलिटी की जो योग्यता है वो कब बच्चा पाता है, जब वो थर्ड वाली स्टेज में आता है, यानी कि 7 से लेकर के 11 साल का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। देखिए अगर मैं निकटता के सिद्धांत की संकल्पना की बात करूँ तो ये किसके द्वारा दिया गया था, वर्दी मीर के द्वारा, ठीक है। और इन्हें ही जो है गेस्टाल्टवाद का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि गेस्टाल्टवाद के पिता कौन है, तो वर्दी मीर है, ठीक है। और निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, तो वर्दी मीर के द्वारा ही, ठीक है। अगर मैं थॉर्नडाइक की बात करूँ तो उन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है, ठीक है। अगर मैं पाउलो की बात करूँ तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। अगर मैं स्किनर की बात करूँ, BF स्किनर की बात करूँ, तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है यहाँ पर सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु की बात की जा रही है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान नहीं, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता प्रतिपादक हैं, तो ये जो है कौन थे? विलियम वुंट थे। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, जो काल्पनिक दर्शक या फिर जो श्रोता होता है ये किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपकी एडोलेसेंस से संबंधित है, किशोरावस्था से। आपने देखा होगा जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं इस स्टेज में सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देते हैं, यानी कि अपने बाल वगैरह सही तरीके से बना करके जाएंगे। ठीक है, अच्छे से कहीं पर भी बाहर घूमने जा रहे हैं तो तैयार होकर के जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया के सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को नोटिस करेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बाल वगैरह बिगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर कपड़े जो है सही तरीके से होने चाहिए, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमको ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहन रखा, आपके बाल कैसे हैं या फिर किस तरीके के हैं। ठीक है, सब लोग अपने लाइफ में व्यस्त हैं। ठीक है, आपको कोई भी नहीं देख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जब हम लोग किशोरावस्था में होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। तो काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर कि एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। ठीक है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जीन पियाजे की जो अवस्था है उनकी उप अवस्थाओं से ही बना हुआ है। जो इनकी सेकंड वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चे की एज 2 से लेकर के 7 साल है, इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर एनिमिज्म का गुण होता है, यानी जो बच्चा होता है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। आप लोगों ने देखा होगा 2 से लेकर के 7 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं अक्सर करके अपने डॉल को खाना खिलाते हैं, अपने डॉल को नहलाते हैं, उनको सुसु पोटी कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या करता है? निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि चांद हंस रहा है, जबकि वो निर्जीव है। ठीक है, वो हंस सकता है नहीं हंस सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है? तो एनिमिज्म यानी कि जीववादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि आपके सेकंड स्टेज की क्या होती है? विशेषता होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो बालक और ये जो अंतर्बोध परीक्षण है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? बैलक के द्वारा। बैलक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी थॉर्नडाइक ने तो ट्रायल एंड एरर की जो है थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी गई है, तो ये तो ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे नहीं। ठीक है, गिलफोर्ड जेपी गिलफोर्ड ने यहाँ पर जो है बुद्धि का 3D प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ इन्होंने डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करने वाले कौन है? तो वो भी आपके जेपी गिलफोर्ड ही हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुद्धि से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रखा है जिसमें कि आपको बुद्धि के सभी सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? बिने हैं। ठीक है, और विशेष विवरण में क्या है कि इसी को जो है निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कौन दिया? स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने कि एस फैक्टर और जी फैक्टर की बात की है। ठीक है, जी फैक्टर जो कि आपका 95% वंशानुक्रमित होता है और एस फैक्टर जो कि आपका 5% क्या होता है? उपार्जित होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा, जिन्होंने कि GSG कारक सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे त्रिआयामी यानी कि 3D पूछे तब क्या होगा? जेपी गिलफोर्ड, और त्रितत्व सिद्धांत पूछे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? स्पीयरमैन। ठीक है, बुद्धि का समूह तो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थ्रस्टन के द्वारा, जो कि 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया अगर आपसे पूछे तो? थॉर्नडाइक। ठीक है, आपका बालुका या फिर परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और बुद्धि का 3D सिद्धांत जो कि अभी पूछा था जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, कि आपका विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद है ना। और यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जो कि आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित होती है, और जो अभी सारे चिंतन यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इसके बारे में बात कौन करते हैं? तो ये भी आपके जेपी गिलफोर्ड ही करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्धि का
ब्लूम सिद्धांत, तो ये आपके ब्लूम के द्वारा दिया गया था और ये आश्चर्यजनक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क एवं ख सिद्धांत, तो ये आपके हैब ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये आपके वॉट और वर्नर ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये आपका थॉमसन ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुद्धि का मणिभीय सिद्धांत, ये आपके कैटल एवं हॉर्न ने दिया था और इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए थे, तरल बुद्धि जो कि आपकी जन्मजात होती है और ठोस बुद्धि जो कि आपकी उपार्जित होती है। ठीक है, शंकाय सिद्धांत, तो ये आपके रीड ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपके गार्डनर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, तो देखिए अभी जो आपके एनसीईआरटी के बुक में वो 8 ही है, तो आप यहाँ पर 8 ही ध्यान रखिएगा, 9 नहीं। ठीक है, 8 है ना। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक बार टिक कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, द्वितत्व, त्रितत्व। ठीक है, इसके अलावा 3D वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर समूह तत्व भी और बहुतत्व भी, ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो ब्लूम का सिद्धांत है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत और मणिभीय सिद्धांत, ये दो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर याद रख लेते तो इससे बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास उत्पाद है। देखिए अगर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। इसके बारे में बात किसने की है, तो वुडवर्थ ने जो बताया हुआ है कि जो डेवलपमेंट होता है ये हमारी आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, परिणाम होता है। ठीक है, अब देखिए जो डेवलपमेंट है क्या है, ब्रॉड डोमेन, एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो आपके वृद्धि और विकास होते हैं किसके प्रोडक्ट होते हैं, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के, यानी कि आनुवंशिकता और जो वातावरण दोनों के। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, यानी जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसको जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक वातावरण, देखिए अगर आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट बिल्कुल स्वच्छ एवं साफ है, आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तो आप जो है शारीरिक रूप से क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। यानी जो भौगोलिक वातावरण है अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो जो भौगोलिक वातावरण है ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भौगोलिक वातावरण तो करता है। ठीक है, इसके अलावा पौष्टिक भोजन, अगर आप जो है अपने खाने में अच्छा जो है पोषण ले रहे हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो आपका शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा, तो ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि तीनों ही आपके यहाँ पर सही है। तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, अगर मैं भूख की बात करूँ तो एक मतलब 1 दिन का बेबी हो या फिर 2 दिन का बेबी हो या फिर 1 महीने का बेबी हो, ठीक है, उसको खाना तो चाहिए ही। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक है इसमें आपका भूख तो आएगा ही, ठीक है, बट क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए नींद, सिंपल सी बात है, जो बच्चे होते हैं अभी जो पैदा हुए हैं क्या वो सोते नहीं है, दिन भर सोते रहते हैं, ठीक है, तो नींद भी क्या है उनका अभिप्रेरक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दर्द परिहार, क्या उनको दर्द नहीं होता है, अगर आप उनको इंजेक्शन वगैरह लगाएं तो तुरंत जो है रोना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर उनको दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आपका जन्मजात अभिप्रेरक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उपलब्धि, अब देखिए छोटा सा जो बच्चा है बिल्कुल 1 महीने का है, 2 महीने का है, क्या उसका कोई उपलब्धि यानी कि उसका कोई लक्ष्य हो सकता है कि मुझे आगे चल के लाइफ में क्या करना है। ये तो घर वाले कह देते हैं कि ये बच्चा जो आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ठीक है, बट अभी जो उस बच्चे का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। यहाँ पर पूछा है कि जन्मजात अभिप्रेरक जो है कौन सा नहीं है, तो जो है उपलब्धि कोई भी जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। बाकी भूख हो गया, नींद हो गया, दर्द परिहार हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हुए हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें जो पहली अवस्था है वो क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर नैतिकता होती नहीं है, ठीक है, कभी वो बड़ों को ऐसे मतलब
थप्पड़ लगा देते हैं तो कभी नोच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी नैतिकता है नहीं, ठीक है। उनके पेरेंट्स जो उनको डांट भी देते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे जब बड़ा होता चला जाता है तो उसके अंदर नैतिकता आती है, ठीक है। वो नैतिकता किस लिए प्रदर्शित करता है? डर की वजह से। शुरुआत में जो उसके अंदर नैतिकता आती है वो डर की वजह से बच्चा जो बड़ों के प्रणाम करता है, फिर अगर कोई मेहमान घर पर आया हुआ है ना, तो उसका मन बहुत होता है कि वो चॉकलेट को जाए खा ले, फिर जो भी चीज़ें खाने की रखी है उसको जा करके खा ले, बट वो नैतिकता को वहाँ पर दिखाता है, क्योंकि उसके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो घर वाले हैं उनको मना करके रखते हैं कि नहीं, अगर तुमने इस चॉकलेट को छुआ फिर बिस्कुट को छुआ तो तुमको बहुत डांट लगाई जाएगी, मेहमानों को पहले खा करके चले जाना दो, उसके बाद में फिर यहाँ पर चीज़ों को आप खा सकते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पर जो नैतिकता को दिखा रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है, किस लिए कर रहा है? डर की वजह से। तो यहाँ पर यही पूछ रखा था हमसे क्वेश्चन में कि सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कौशल करके नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया? तो ये आपका कौन सा था? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो देखिए अंतर संबंध का सिद्धांत, मैंने आप लोगों को विकास के आयाम बताए हुए थे कि विकास के बहुआयामी प्रक्रिया, यानी कि कई पक्षों में हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था? PCSC, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, ठीक है। और देखिए जो विकास के पक्ष होते हैं, जो विकास के आयाम होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक पक्ष क्या करता है? दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो ये क्या होता है? अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं? आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये तो सिद्धांत होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। भिन्नता का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। देखिए हर बच्चा क्या होता है? दूसरे बच्चे से अलग होता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, हर बच्चे के सोचने, समझने, जिज्ञासा, तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से अलग होती है, ठीक है। यही तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाता है। तो ये भी आपका जो है विकास का सिद्धांत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पृथक्करण का सिद्धांत, ये आपका कोई विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी दिशा का सिद्धांत तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेफलोकॉर्डर प्रिंसिपल, शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा है प्रोक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि समीपस्थ दुरामुखी सिद्धांत, जो कि कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा का सिद्धांत भी है ना। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर दे रखा है मूल प्रवृत्ति और संवेग, भय, और उसके साथ में क्या दे रखा है? प्लान। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करते हैं? वहाँ से प्लान हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सही दे रखा है मैच, ठीक है। उसके बाद में क्रोध के साथ में क्या दे रखा है? आकर्षण, आश्चर्य, यानी कि जब भी आपको जो है आश्चर्य होता है तो उसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है, यानी कि आपके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ये भी आपका सही मैच दे रखा है। इसके अलावा विषाद, इसके साथ में दे रखा है शरणागति, तो ये भी आपका जो है सही मैच दे रखा है। बट पूछा है कि कौन सा जो है युग्म सही नहीं, तो क्रोध से कभी भी आप आकर्षण नहीं होते। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल्स का बहुवचन गर्ल्स होता है, ठीक है, गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इसी अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बताते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? देखिए धनात्मक तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जब सीखी हुई चीज़, दूसरा अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें हेल्प करे, यानी कि प्लस का काम करे, तो वो आपका धनात्मक होता है, ठीक है। ऋणात्मक क्या है? जब आपने कोई भी एक चीज़ सीखी, ठीक है, और दूसरा चीज़ जब आप सीख रहे हैं तो यहाँ पर उसमें वो हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है, उसमें जो है कहीं कमी आ जा रही है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, जब टीचर ने बताया कि गर्ल्स का गर्ल्स होता है तो बच्चों ने क्या किया? वुमेन का वुमेन्स कर दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका ऋणात्मक हस्तांतरण हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शून्य का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ आपने सीखा और जो चीज़ आप जो बाद में सीख रहे हैं उसमें उसका जो कोई भी लेना देना ना हो, यानी कि आपने जो चीज़ नहीं सीख रखी है उस पर जो पहले चीज़ें सीख रखी है आपने, उससे जो है कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को विकास के आयाम बता रखे थे, तो ये क्या है? आपके विकास के आयाम है। फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी जो आपके शरीर से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हो गई, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कुछ लिखना हो गया, पन्ने पलटना हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो गतिविधियाँ हैं कैसे करते हैं? अपनी शरीर से करते हैं, ठीक है। तो ये आपके शारीरिक संबंधी गतिविधियाँ यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ सोचना हो गया, थिंकिंग करना हो गया, कल्पना करना हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ें क्रिएट करना हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है, या फिर
लॉजिक करना हो गया। तो ये सभी चीज़ें किससे संबंधित है? हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से, हमारे बौद्धिक विकास से, हमारे संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, तो यहाँ पर सृजनात्मकता के बारे में पूछ रखा था, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि समाज में किस तरीके से रहना है, किसके साथ में किस तरीके का व्यवहार करना है, कहाँ पर नैतिकता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है हमारे सामाजिक विकास से संबंधित होती है। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, तो कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर गुस्सा होना है, कहाँ पर किस तरीके का संवेग प्रस्तुत करना है। ठीक है, यह आपके इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो ये आपका मानसिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी जो है बच्चे अपने गुड़िया के कपड़े वगैरह चेंज करता है, यानी कि निर्जीव चीज़ों को जब भी सजीव माने, तो ये आपका क्या होता है? एनिमिज्म होता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनिमिज्म। ठीक है, यानी कि जीववादी दृष्टिकोण, जो कि प्री ऑपरेशनल यानी कि जीन पैसे के सेकंड स्टेज की क्या होती है? विशेषता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर पूछा था कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो आपने बताया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर सूझ का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोशा शाही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद काट कितने हैं? ठीक है, तो ये भी आपका मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर कराऊंगी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो काले एवं सफ़ेद कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। इसको जो है मैं अलग से वीडियो में कवर कराऊंगी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। तो इसका जो है आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? देखिए, जेबी वॉटसन की बात करूँ, बीएफ स्किनर की बात करूँ, या फिर हल की बात करूँ, तो ये सभी जो है इनका संबंध किससे? व्यवहारवाद से। ठीक है, बट जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो है व्यवहारवाद से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन यहाँ पर कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन्होंने जो एरिक्सन है, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है जन्म से लेकर के पूरा जो है तक हमारा जीवन होता है, वहाँ तक की अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फेंसी से लेकर के 18 मंथ तक की जो अवस्था होती है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था होती है। इसके अलावा 18 मंथ से लेकर के 3 साल तक की जो अवस्था होती है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की अवस्था होती है। इसके अलावा 3 से लेकर के 5 साल तक की जो अवस्था होती है क्रिएटिव वर्सेस गिल्ट की अवस्था होती है। इसके अलावा 5 से लेकर के 13 साल तक की जो अवस्था होती है उसको इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा 13 से लेकर के 21 साल तक की जो एज होती है उसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा 21 से लेकर के 39 तक की अवस्था होती है उसको जो है इंटीमेसी एवं आइसोलेशन की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा 40 से लेकर के 65 ईयर तक की जो अवस्था होती है उसको जनरेटिव एंड इमेजिनेशन की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा 65 साल से जो ज़्यादा की अवस्था होती है उसको ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने बताया हुआ है। इनको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ना, उनकी कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं थ्योरी बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा था हमसे 6 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 से 12 आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट 5 से लेकर के 13 यानी कि उसी के आसपास तो क्या होती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में रखा है, यानी कि अध्यावास बनाम हीनता। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो आपकी पहली वाली अवस्था है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा
दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको एक बार सफलता मिल गई तो फिर आप उस कार्य के लिए क्या होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी कि उस कार्य को आप फिर दोबारा करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसमें एक बार सफल हो चुके हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो प्रतिक्रियाएं होती है किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, यानी कि मान लीजिए आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको संतुष्टि मिल गई, ठीक है, यानी कि उसको आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है, यानी कि आप उस कार्य को फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं BF स्किनर की बात करूँ तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया हुआ है, ठीक है, और जो पावला है ये अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं JB वॉटसन की बात करूँ तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, ठीक है, तो ये आपके कौन है, JB वॉटसन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो JB वॉटसन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता थे, ये कौन है, आपके हल है, जो कि आपके व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है, ठीक है, हास सिद्धांत और हल ने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, शैडलर ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया, व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है, तो ये जो है इन्होंने अपना एक प्रारूप विधि यानी कि टाइप थ्योरी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, सहकारी अधिगम, यानी कि जिसमें आप जो है दूसरे बच्चों के सहयोग के साथ में सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है मैथ अच्छा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपने फ्रेंड को हेल्प कर दिया, ठीक है, आपके फ्रेंड का जो इंग्लिश अच्छा है तो फिर आपको उसने क्या किया, इंग्लिश में हेल्प कर दिया, यानी कि सहकारी अधिगम। जब आप जो अपने जो भी साथी समूह है उनसे जो है सहयोग से चीज़ों को सीखे तो वो क्या होता है, आपका सहकारी अधिगम होता है। तो ये आपके सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान, जब आप ग्रुप में बैठ करके बच्चों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, एक समस्या पे जो है कई सारे बच्चों के सोल्यूशन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, अधिगमकर्ता जो है केंद्रित होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर एक अच्छा मेथड है। तो ये नहीं होगा व्याख्यान, देखिए ये आपका टीचर सेंटर्ड होता है ना, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम नहीं होता है, ये आपका टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें जो टीचर होता है सिर्फ क्लासरूम में आता है, व्याख्या दे करके चला जाता है, ठीक है। तो यही आपका पूछ रखा था कि अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, तो ये आपका व्याख्यान हो जाएगा, ठीक है। प्रयोजना, इसमें कि जो बच्चे होते हैं प्रोजेक्ट कार्य वगैरह करते हैं, तो ये भी आपका एक अच्छा मेथड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो गया है। तो ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, त्रिविमीय पूछा है, ठीक है, 3D पूछा हुआ है यहाँ पर। अगर त्रितत्व पूछा है तब आपके क्या हो जाते हैं, स्पीयरमैन, ठीक है, ये स्पीयरमैन, ठीक है। स्पीयरमैन ने किसका सिद्धांत दिया है, तो त्रितत्व का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रितत्व अगर आपसे पूछे तो स्पीयरमैन, और 3D वाला अगर आपसे पूछे तो JP गिलफोर्ड, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं व्यक्तित्व मापन की बात करूँ तो इसकी जो प्रक्षेपी तकनीक क्या हो जाएगी, खेल एवं ड्रामा, ठीक है। साक्षात्कार, इसमें कि जो दोनों प्रश्न होते हैं जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है ना, वो क्या होता है, आपका साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। आत्मकथा, यानी कि खुद की आत्मकथा लिखना, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक पूछा तो ये क्या हो जाएगा, आपका खेल एवं ड्रामा। अवलोकन, यानी कि आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण, इसका नाम क्यों रखा गया आर्मी अल्फा परीक्षण, क्योंकि आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये चीज़ें की गई थी, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। तो जो उसमें आर्मी के लोग थे उनका यहाँ पर जो है परीक्षण किया जाता था। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, शाब्दिक समूह परीक्षण है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो भी आर्मी के लोग हुआ करते थे उनका जो परीक्षण करके ये बताया जाता कि ये जो है व्यक्ति किस कार्यभार को संभाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे हैं, अधिगम की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी भिन्नताओं की घोतक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं, यानी कि जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि जो आपकी अभिवृत्ति होती है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो आपकी उपलब्धि होती है, जो भी आपकी अधिगम शैली होती है, ये दूसरे बच्चों से अलग होती है, ठीक है। तो एक चीज़ जो कि आपको दूसरे बच्चों से अलग बना रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपकी लॉजिक आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि
एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की तरह थिंकिंग नहीं कर सकता, उसकी तरह जो है उसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उसकी तरह जो है जिज्ञासा नहीं हो सकती दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अलग बनाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो चुका है, एनिमीज में था इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, बुनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने संक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक, इन सब की बात की है, ठीक है, बट इन्होंने आंकिक की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये विभिन्नता क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जब भी जो विभिन्नता है, ठीक है, इसकी जो कंपैरिजन है यानी जो इसकी तुलना दूसरे बच्चों के साथ में की जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता होगी, यानी कि इंटर, ठीक है। जब भी इंट्रा की बात की जाए ना, वो खुद से ही तुलना की जाएगी, ठीक है, बट इंटर में क्या होता है, दूसरे बच्चों के साथ में तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, तो जब भी मोहन का जो है सोहन से भिन्न है, फिर सोहन का मोहन से भिन्न है, फिर राम का जो है श्याम से भिन्न है, श्याम का राम से भिन्न है, इस तरीके से जो है तुलना की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अंतः व्यक्तिक भिन्नता हो जाएगी, यानी कि इंटरपर्सनल डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं सृजनात्मक परीक्षण की बात करूँ तो इन्हीं को जो है फादर ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा जाता है, किसको, टॉरेंस को। अगर आपसे पूछे कि सृजनात्मकता का जनक किसे कहा जाता है, तो टॉरेंस को, ठीक है। पिता किसे कहता है, टॉरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कार्य जो है टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, ये इन्होंने बात की है, ठीक है। उत्पाद उन्नति संबंधित कार्य, ये भी पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधित कार्य, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी निकल करके आती है, ठीक है। बट युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, इसमें आपकी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, सहकारी अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, तो विद्यार्थियों की अंतःक्रिया ये भी आपकी होती है सहकारी अधिगम, क्योंकि मैंने बोला ना सहकारी अधिगम में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अंतःक्रिया तो करेंगे, ठीक है। अन्योन्यता यानी कि बच्चे एक दूसरे से भी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने का जो है प्रोसेस होता है व्यक्तिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि जो बच्चे होते हैं इसमें देखिए जब सहकारी अधिगम होता है यानी कि सहयोग से आप चीज़ों को सीखते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति भी आपको सिखा सकता है और जो है समूह में भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है सहकारी अधिगम तत्व नहीं है, तो कौन सा है, बड़ा समूह, यानी कि जो सहकारी अधिगम होता है इसमें नहीं कि एक पूरा बड़ा का बड़ा समूह ही होगा, एक व्यक्ति भी आपको सिखा सकता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को एक समूह पर, ठीक है, प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा, उपलब्धि का, वृद्धि का, विषमता का, या फिर व्यक्तित्व का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है किसका मापन किया जाएगा, व्यक्तित्व का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सांकेतिक भाषा की बात करूँ तो ये दृश्य असमर्थ, यानी जो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, तो फिर सांकेतिक भाषा में क्या होता है, इशारे किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो फिर इशारों को क्या समझेगा, चलन असमर्थ, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बच्चा होता है, इसके लिए सांकेतिक भाषा हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि बच्चा खुद ही बोल पाता है, ठीक है, या फिर खुद ही चीज़ों को सुन पाता है ना, तो ये भी नहीं होगा। भाषा असमर्थ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो साइन लैंग्वेज होती है सवर्ण बाधित बच्चों के लिए होती है, ठीक है, यानी जो बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है उनके लिए होती है, क्योंकि वो जो है देख करके चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या जो है सामने वाला व्यक्ति कहना चाह रहा है ना। आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके का अगर सिंबल है तो यस, ठीक है, फिर नो, फिर आप लोगों देखे भी होंगे, ठीक है, कुछ इसमें से जो सिंबल होते हैं, जो साइन लैंग्वेज होते हैं, कभी कभी हम भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, ठीक है, तो ये सारे सिंबल हम लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो सवरणवादी बच्चे होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को सुन नहीं पाते, वो जो है उनको अलग तरीके से साइन लैंग्वेज सिखाया भी जाता है, इसकी जो है प्रॉपर क्लास होती है आपकी। तो यहाँ पर अलग अलग साइन लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका मतलब भी क्या होता है, आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो अभी मैंने
आपको जो है बुद्धि के सभी सिद्धांत दिखाए हुए थे, ठीक है, समूह कारक, एक तत्व, द्वि तत्व, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जरूर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। थॉर्नडाइक होंगे, थर्स्टन होंगे, स्पीयरमैन होंगे या फिर थॉमसन होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो जो पेज है मैंने आप लोगों को दिखा हुआ था, अगर उसको अच्छी तरीके से देखा होगा तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैं तो थोड़ा सा अगर आपको हिंट दूँ तो थॉर्नडाइक तो आपके पहले ही नहीं होंगे, ठीक है, स्पीयरमैन भी नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने त्रितत्व सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो आपको थर्स्टन और थॉमसन में से बताना है, ठीक है। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपकी क्लास खत्म होगी, अभी जो आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बेशर आयु डैश के मापन से संबंधित है, तो ये आपका बुद्धि के मापन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बेशर आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है डिस्ग्राफिया। तो ये आपका मैंने बताया था क्या होता है, आपका लेखन अक्षमता होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे की राइटिंग होती है पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, नकारात्मक पुनर्बंधन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर जब भी रीइंफोर्समेंट की बात हो ना तो वो क्या करेगा, आपके व्यवहार को बढ़ाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगर पनिशमेंट की बात हो तो वो आपके व्यवहार को घटाएगा, बट जहाँ पर भी चाहे नकारात्मक रीइंफोर्समेंट हो या फिर सकारात्मक रीइंफोर्समेंट हो यानी कि पुनर्बंधन हो, वो आपके व्यवहार को क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। अब देखिए नकारात्मक रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप सुबह उठने के लिए क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, ठीक है। तो जो अलार्म की आवाज़ है वो आपके लिए क्या है, पेनफुल है, यानी कि आप सुबह उठना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अलार्म लगाने से जो आप टाइम से उठ जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, अच्छी चीज़ है, यानी कि आपके व्यवहार को बढ़ा रहा है, ठीक है। बट वो चीज़ क्या आपके लिए पेनफुल है, यानी कि नकारात्मक रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। बट फिर भी आपके व्यवहार को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो ये आपका फर्स्ट ही करेक्ट है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। दंड एवं सकारात्मक पुनर्बंधन है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दंड क्या है, एक आपका नकारात्मक पुनर्बंधन है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बंधन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, नहीं अवांछनीय नहीं वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने जो प्रतिपादित किया था, तो ये आपके करने वाले कौन थे, मैकनीलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अब्राहम मैस्लो की बात करूँ, उन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। इनकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। यहाँ पर फर्स्ट जो है करेक्ट है। आगे है श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, ठीक है। तो जो देखिए जो श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है ये जो है यह प्रस्तुत सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, जो कि आपके BF स्किनर को द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो ये आपका जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है, तो ये आपका पावलोव की द्वारा दिया गया है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये आपका नहीं होगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये आपका EL थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत कई बार दे रखा है, तो JP गिलफोर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीयरमैन त्रितत्व, ठीक है। और जो थ्रस्टन है इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, अभी मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है। जो क्वेश्चन उसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या था, थ्रस्टन ही था, ठीक है। जो समूह कारक सिद्धांत मैंने आप लोगों से पूछ रखा था, ठीक है। थॉर्नडाइक इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बंधन की अनुसूची नहीं है, ठीक है। चरानुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल या फिर स्थिर अनुपात। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पुनर्बंधन की अनुसूची नहीं है इसमें आपका अभिप्रेरणा आ जाएगा, कि चर अनुपात की बात करो, स्थिर अंतराल की बात करो, स्थिर अनुपात की बात करो, तो ये सभी जो है आपके रीइंफोर्समेंट की अनुसूची के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बट आपका अभिप्रेरणा यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्रिस्टाल्टवादी सिद्धांत है ना, जो आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, तो यहाँ पर करेक्ट था। आगे है यहाँ पर भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है, तो ये आपका प्लान से जुड़ा हुआ है, यानी जब भी आपको डर लगता है, आपने देखा था वहाँ पर जो है मैच करने के लिए दिया हुआ था और यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट, है ना। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कितने अंदर रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है ना, आप सभी जो है
क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो देखिए, जब भी आपको भय लगता है, ठीक है, जब भी आपको डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्लान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। आश्चर्य, तब आप क्या करते हैं, उसके लिए जिज्ञासा दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ थी, या फिर जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाता है, आश्चर्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, बाकी नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं आपको एक और भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपकी एक कंप्लीट थ्योरी की जो क्लास है उसको बनाऊंगी, जिसको कि आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बनाने में, 1 से 2 दिन में आपकी वो क्लास आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंटेंट भी तैयार करने रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी मेहनत के बाद में जाकर के आपकी एक क्लास तैयार होती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अच्छे कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। हालांकि अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए अगर मैं ब्रॉन-फ्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत की बात करूं, तो इनके अनुसार जो नियम और कानून का उदाहरण है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपके बृहद तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि नियम कानून कहीं ना कहीं एक बड़ा क्षेत्र होता है आपका, ठीक है। सूक्ष्म तंत्र, तो इसमें जो छोटी चीज़ें होती हैं ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर मेसो तंत्र, जो मतलब जो बीच की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियम और कानून की बात हो रही है, तो ये आपका बड़ा एरिया होता है, तो यहाँ पर आपका बृहद तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है डिसकैलकुलिया एक प्रकार है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। डिसकैलकुलिया पूछे, डिस्ग्राफिया पूछे, डिसलेक्सिया पूछे। तो डिसलेक्सिया पठन क्षमता, डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता, डिसकैलकुलिया ये आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर गणितीय अक्षमता नहीं दे रखा है, यहाँ पर सीधे रखा है अधिगम अक्षमता, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। चलन अक्षमता यानी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा होता है, जिसको जैसे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके चलन अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। मानसिक रुग्णता का, ये भी आपका नहीं होगा, मानसिक मंदता का नहीं। जो डिसकैलकुलिया क्या है, अधिगम अक्षमता का प्रकार होता है। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलनक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा जो है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो टॉफ़ी इसको तो किया जा सकता है, ठीक है, बिस्किट भी, पैसा भी, ठीक है। बट जो कड़वी दवा है ये कहाँ से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई, ये क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव के लिए तो अच्छी चीज़ें होंगी ना, यहाँ पर टॉफ़ी हो गया, बिस्कुट हो गया, पैसा हो गया, इससे भी कुछ खाने की चीज़ें आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, बुद्धिमत्ता, संग्रहण, अनुबंधन या फिर व्यक्तित्व, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जो निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है, इसके बारे में बात कौन करते हैं, एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया हुआ है। इनकी थ्योरी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अटेंशन, रिटेंशन, इन सभी चीज़ों की बात कौन करते हैं, आपके एल्बर्ट बंडूरा करते हैं, ठीक है। तो संग्रहण यानी कि रिटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमत्ता इसकी बात ये नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, तो ये जो है मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, सिद्धांत के लिए जानते हैं, यानी कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछे, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है। बाकी सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है, तो ये आपके देने वाले कौन है, एरिक एरिक्सन है, ठीक है। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने कि जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक बताया हुआ चीज़ों को मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर कवर भी किया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए आपके हो गए यहाँ पर लेव वाइगोस्की जाने जा सकते हैं, मतलब जाने जाते हैं, ठीक है। जीन प्याजे जाने जाते हैं और ब्रूनर, ठीक है। ब्रूनर भी यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बाकी नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए आपके जीन प्याजे हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके लॉरेंस कोलबर्ग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए सिगमंड फ्रायड। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 90 से लेकर के 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है, तो ये आपकी एवरेज बुद्धि को, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को आयु का टेबल भी दिखाया हुआ था, जिसको किसने दिया है, तो टर्मन ने दिया है, ठीक है। उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेज भी ऐड करके दिखाया था, तो उसका स्क्रीनशॉट आप अगर आपने नहीं लिखा है तो ले लीजिएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। देखिए PECS संकेत भाषा, ये तो आपके श्रवण बाधित बच्चों के लिए यहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा,
टेलर फ्रेम। अब सोच रहे होंगे आप टेलर फ्रेम कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को अभी इमेज दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इमेज को ऐड कर रखा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने कहीं पर तो लगा रखा था, ये था, ठीक है। ये आपका क्या है, टेलर फ्रेम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, जो कि आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें जो ये इस तरीके से आपकी उभरी उभरी चीज़ें यहाँ पर आप लगा सकते हैं और इस तरीके से जो बच्चे चीज़ों को पढ़ पाते हैं। एक तरीके से जो ब्रेल लिपि होती है ना, उसी टाइप का होता है ये, है ना। तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे है, विवोडॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम किस सिद्धांत दृष्टिकोण से पुष्टि करता है। तो ये आपका जो है वही जो एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। अभी आप लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा हुआ था। तो ये पूर्ण रूढ़िवादी अवस्था यानी कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज था, ठीक है, जो पहली अवस्था थी, पहली अवस्था का पहला लेवल था, ठीक है। मतलब पहले लेवल की पहली अवस्था थी, सॉरी, ठीक है, पहले लेवल की पहली अवस्था, क्योंकि इन्होंने 3 लेवल दिए और 6 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है फर्स्ट। फिर क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता अभी आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ना, जो आपका डिस्ग्राफिया हो गया, जो डिस्कैल्कुलिया हो गया और डिसलेक्सिया हो गया, ये सारी क्या थी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, है ना। और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसके बारे में बात कौन करते, तो ये करते हैं सिमुल क्रिक, ठीक है। किर्क, जिनको ये किरकिरी हुई थी, मतलब इन्होंने किरकिरी कर रखा था, अधिगम अक्षमता के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। तो किरकिरी से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं सैमुअल किर्क, जिन्होंने कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया के बारे में यहाँ पर बताया, कैलकुलिया के बारे में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। हाँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक बालक उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा, यानी जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनका जो अपनी माता के प्रति आकर्षण होता है, उसको जो सिगमंड फ्रायड है वो क्या नाम देते हैं, तो वो ओडिप्स ग्रंथि का नाम देते हैं, ठीक है। और जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनका अपने पिता के प्रति जो आकर्षण होता है उसको इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। मतलब इनकी थ्योरी अलग ही है, बिल्कुल हटके। तो इनको हम लोग भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है, अभी भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। देखिए, ओष्ठ पठन, यानी जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, मैंने बोला ना सांकेतिक लैंग्वेज होती है, इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिपसिंग कर रहे हैं तो बच्चा इसको भी देख करके, ठीक है, समझ जाता है कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो ओष्ठ पठन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज भी हेल्पफुल रहता है। ब्रेल लिपि आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, ठीक है, जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें कि जो है 6 डॉट होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से बच्चा जो है इन चीज़ों को स्पर्श करके चीज़ों को रीड करता है, पढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है। गामक प्रशिक्षण, यानी कि जो बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट में दे रखा है। आगे है, क्वेश्चन है आपका, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये आपका किससे हो जाएगा, मैंने बताया हुआ था, तो ये तो आपका होगा नहीं, आज्ञाकारिता एवं दंड, ये आपका पहले हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक रिश्ते या फिर व्यक्तिवाद एवं विनिमय, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, क्योंकि ये आपका जो कन्वेंशनल लेवल है ना, जो कन्वेंशनल लेवल है उसकी जो है पहली वाली अवस्था है, यानी कि जो दूसरा वाला लेवल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर इमेज में भी देखा हुआ था, अभी वो इमेज में आपके साथ में यहाँ पर शेयर करती हूँ। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेज को ऐड कर रखा था, शायद वो इमेज यहाँ पर दिख नहीं रही है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कन्वेंशनल लेवल है, जो परंपरागत स्तर है, इसका जो है पहली वाला यहाँ पर अवस्था है, ठीक है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसे अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध अभिविन्यास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये वाला फोर्थ वाले स्टेज है, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल की जो है फोर्थ वाले स्टेज है ना। हर एक लेवल में उन्होंने 2-2 स्टेज दिए, तो पहली और दूसरी स्टेज तो पहले वाले लेवल में होगी, है ना, फिर थर्ड और इसके बाद में फोर्थ, ठीक है। फिर 5 और 6 जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, यानी कि थर्ड वाले लेवल में है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। वे जन्मजात नहीं होते, यानी कि जो चीज़ें जो है आप
अर्जित करते हैं। देखिए जन्मजात नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी चीज़ जन्म से थोड़ी अर्जित करते हैं, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं उसके बाद आप चीज़ों को अर्जित करना शुरू करते हैं, ठीक है। जन्मजात नहीं आप चीज़ों को अर्जित करके आते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वे सार्वभौमिक होते हैं, देखिए ये कहना आपका गलत है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से कुछ अलग चीज़ों को अर्जित करते हैं, ठीक है। फिर आप अलग इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ से आप कुछ अलग भी चीज़ों को अर्जित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी भी गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ से आप अलग चीज़ों को सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। बट आप जो शहर में चले गए तो वहाँ पर आप अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, फिर वहाँ से आप जो है अलग चीज़ों को सीखेंगे, अर्जित करेंगे। तो ये सार्वभौमिक नहीं है, यानी कि सभी जगह पर एक जैसे नहीं होते, तो ये आपका गलत है यहाँ पर। और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी आपका सही है यहाँ पर। वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जिस तरीके के आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें अर्जित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आपके लर्निंग को प्रभावित करता है। तो ये बात भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर मतलब पूछा है कौन सा व्याख्या नहीं करता, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है। तो अभी मैंने आप लोगों को आयु का फार्मूला बताया हुआ था ना, MA/CA, ठीक है। देखिए तो आयु का फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो MA/ क्या था CA, ठीक है, और गुणे 100 था। तो ये पूरा फार्मूला जो है टर्मन के द्वारा दिया गया था, टर्मन, ठीक है। और आयु का टेबल भी किसने दिया था, टर्मन के द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पर जो मानसिक आयु है ये किसके द्वारा दिया गया था, मैंने बताया था किसके द्वारा, बिने के द्वारा, ठीक है। और जो क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो वास्तविक आयु है ये आपका स्टर्न के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा है, एक मिनट, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है, तो ये बिने ने दिया है, ठीक है। बाकी स्टर्न ने क्या दिया है, वो आपका वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बात की, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। टर्मन ने क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर, तो इन्होंने आयु का टेबल दिया हुआ है, और पूरा का पूरा फॉर्मूला किसने दिया हुआ है, तो टर्मन ने ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे है प्रश्न यहाँ पर, शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है। अब सारे चिंतन के प्रोत्साहन यानी कि बच्चा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोचे, तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, और थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यही क्या करेगा, बच्चों को अवरुद्ध करेगा, ठीक है। अनुरूपता यानी कि दूसरे के अनुरूप ही आप चीज़ों को सोचे, ये गलत हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो बच्चे अपने विचारों को खुल करके दूसरों के सामने रख पाएँ, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएँ क्लासरूम में, ये भी कहीं ना कहीं जो है उनकी क्रिएटिविटी को यानी कि जो है उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। नव प्रयत्न के लिए प्रेरणा, देखिए सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा अवरुद्ध यानी कि कौन सा रुकावट, कौन सा बाधा पैदा करेगा, तो ये आपका सेकंड वाला है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से सम्मिलित नहीं है। परियोजना जो प्रोजेक्ट कार्य वगैरह होते हैं ये तो आपका है। समस्या समाधान यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये भी आपका होता है। भाषण, देखिए जो लेक्चर हो गया या फिर जो व्याख्यान विधि हो गई, ठीक है, ये आपका टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यही क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पूछा वही है, ठीक है, बट अलग लैंग्वेज में पूछ रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने। प्रयोगात्मक यानी कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो ये भी आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड और प्रगतिशील शिक्षा जो इसकी बात करता है, तो ये तीनों आपके सही है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषा जो स्वयं को निर्देशित करता है कहलाता है। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, सोशियो कल्चर थ्योरी दी हुई है, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात की है, तो इन्होंने समाज, कल्चर, साथ ही साथ जो है यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात की है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा उसके समाज की भूमिका होती है, साथ ही साथ जो उसकी संस्कृति होती है, यानी जो बच्चे की संस्कृति, जो बच्चे की कल्चर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो बच्चे की लैंग्वेज, जो बच्चे की भाषा होती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को जो है बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बात किया लैंग्वेज की, भाषा के बारे में। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे की भाषा होती है इसमें इन्होंने 3 प्रकार के बारे में बात की है। एक तो सोशल इंटरेक्शन हो गया, जो बच्चा होता है वो अपने समाज से इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, ठीक है। छोटा बच्चा होता है तो समाज में जो है घुलता मिलता है, अपने आसपास के बच्चों से जो बातचीत करता है, समाज के बारे में जानता है, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन की इन्होंने बात की, ठीक है, सामाजिक अंतर्क्रिया की बात की। दूसरा इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच की। देखिए प्राइवेट स्पीच क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके जो छोटे बच्चे होते हैं खुद से बातचीत करते हैं, ठीक है, कि अरे जो है ये काम मैंने सही से नहीं किया, या फिर जो है ये खेल मेरे से सही से नहीं खेला जा रहा है, या फिर जो मैं ये काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर टॉय जो बिगड़ गया किस तरीके से ठीक होगा। और जो बच्चे की आवाज़ होती है ना दूसरों को भी सुनाई देती है। यहाँ पर जो बच्चा खुद से बातचीत करता है, जो उसकी आवाज़ होती है जो दूसरों को भी सुनाई देती है, ठीक है, तो उसी का नाम इन्होंने क्या दिया, प्राइवेट स्पीच दिया, ठीक है। और ऐसा करके बच्चा क्या करता है
यानी कि निजी वाक, निजी भाषण, ठीक है, व्यक्तिगत वाक, है ना। और ऐसा करके बच्चा क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन, अपने आप को एक दिशा देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने बात की साइलेंट इनर स्पीच की। साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो किसी के सामने भी कुछ भी बड़ा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है। बट जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसको लगता है कि अरे यार मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ मेरे आसपास के लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, बात तो अभी वो खुद से ही करेगा बट अंदर मन ही मन में खुद से बातचीत करने लगता है, ठीक है। तो ये आपका होता है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। तो तीनों प्रकार के बारे में किसने बात की, लेव वाइगोस्की ने। SPI के थ्रू आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रखा था कि वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपका प्राइवेट स्पीच कहलाता है, यानी कि निजी भाषण कहलाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी सामाजिक भाषण यानी कि सोशल इंटरेक्शंस के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, जब हम समाज से इंटर करते हैं तब आपका सामाजिक भाषण होगा। अंतःक्रियात्मक भाषण जब हम मन ही मन में, यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, बच्चा मौन होकर के खुद से बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। बाह्य भाषण के बारे में इन्होंने बात ही नहीं की, यही 3 प्रकार जो इन्होंने बताया रखा है। आगे है, देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। ये भी देखिए जो जीन पियाजे की स्टेज है ना, उनकी जो उपअवस्था है उन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। जो उनकी पहली वाली स्टेज है यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, इसमें जो बच्चे की एज है जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। जैसे कि जो छोटा सा बच्चा है इसके सामने, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, इसके सामने आपने कोई भी टॉय वगैरह रख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर बना देती हूँ, मतलब ये क्या ही बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपने टॉय वगैरह रख दिया, कोई भी खिलौना रख दिया, ठीक है। फिर बच्चा जो है जब तक इससे खेला तब तक ठीक है। फिर आपने अचानक से क्या किया, इस टॉय को बच्चे के सामने से हटा दिया, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, वहाँ पर तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रोना क्यों स्टार्ट कर रहा है बच्चा, क्योंकि उसको पता है कि ये टॉय कहीं ना कहीं रखा हुआ है, सिर्फ मेरे सामने से हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि बच्चे को अब समझ में आ गया है कि वस्तु क्या है, स्थायी है। जब मैं रोऊंगा तो वो चीज़ मेरे सामने ला करके रख दी जाएगी, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ कहीं ना कहीं छुपा के रखी गई है, मेरे सामने से हटाई गई है, ठीक है। बट वो वस्तु कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, यानी कहीं ना कहीं है ना। तो बच्चा ये चीज़ समझ जाता है जब वो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये जो है संप्रति किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बारे में भी बात किया, लेकिन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बारे में बात किसने की है, तो जीन पियाजे ही करते हैं। ये भी जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली अवस्था होती है ना जीन पियाजे की, उसी की ही विशेषता है, ठीक है। कि आपने देखा होगा कोई छोटे बच्चे जो होते हैं वो, उनके सामने अगर आप कोई भी टॉय रख दीजिए, ठीक है, अगर 10 महीने का बच्चा है या फिर 8 से 9 महीने का बच्चा है, तो बच्चे क्या करता है, उसकी तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, ऐसा रिंग करके जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए क्या हो गया, गोल का काम कर रहा है बच्चा, उस तक पहुंचने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसी को क्या कह रहा है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। साथ ही साथ जो जीन पियाजे जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा, नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लेव वाइगोस्की उन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ब्रूनर जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की, लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि नैतिक विकास के बारे में बात की, ठीक है। और जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनकी थ्योरी की आलोचना किसने की है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है। तो इनकी ही शिष्य कैरोल ग्रिगन के द्वारा, ठीक है, कैरोल ग्रिगन के द्वारा जो है इनकी थ्योरी की आलोचना भी की गई है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जीन पियाजे। आगे है, अब यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक पूर्वानुमान होता है, ठीक है, ये भी आपका सही है, वही कुछ ना कुछ हद तक हम इसका कर पाते हैं, प्रेडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान लगा पाते हैं, ठीक है। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। कोई पूछा है कौन सा संदर्भ सही नहीं, तो यही आपका सही नहीं। देखिए सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में ही यहाँ पर क्या करते हैं, खड़े होने या फिर चलने भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने में 1.5 से 2 साल तक का, 3 साल तक का समय लग जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बोलते बहुत जल्दी हैं, मतलब कि 8 से 9 महीने में या फिर कुछ थोड़े वर्ड को बोलने लगते हैं, ठीक है। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर 3 से 4 साल तक का, 5 साल तक का समय ले लेते हैं बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सभी बच्चों का विकास एक तरीके से हो रहा है, समान तरीके से हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास होता है बच्चों का अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। सबके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो ये आपका करेक्ट है।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि सबसे पहले हम जो जनरल एक्टिविटी होती है उनको करना सीखते हैं, उसके बाद में विशिष्ट चीज़ें करते हैं। यानी कि अभी जो छोटा बच्चा है ऐसा तो है नहीं कि जन्म से ही दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ पर लेटा रहता है ऐसे ही, उसके बाद में बैठना धीरे धीरे सीखता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, उसके बाद में कहीं जा करके विशिष्ट चीज़ें करता है। यानी कि दौड़ता है, कभी एक पैर पे है ना खड़ा हो जाता है, कभी जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को दौड़ता है, खेलता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट एक्टिविटी होगी, ठीक है। बच्चा सबसे पहले सामान्य चीज़ें करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन थर्ड है ना। ये आपका सही है, बट ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, अभी पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो थर्ड वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन है किस अधिगम निर्योग्यता में मुख्यतः हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं, ठीक है। भाषाई समझ के लिए प्रयास, या आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा जो सही तरीके से लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास, ये आपका डिसलेक्सिया में होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बी को डी पढ़ देता है, ठीक है, बी को डी पढ़ देता है, वाच को सा पढ़ देता है, ठीक है। इसी तरह जो है 21 को यहाँ पर 12 पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिसलेक्सिया वाला हो जाएगा। बाकी डिस्ग्राफिया, ये आपका लेखन, ठीक है, लेखन अक्षमता होता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता, उसकी राइटिंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती, जैसे वो डॉक्टरों की होती है राइटिंग ना, हालांकि उस तरीके की बच्चे की राइटिंग नहीं होती है, डॉक्टर की अलग ही लैंग्वेज होती है, ठीक है। बट अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को कुछ उसी टाइप का, ठीक है। डॉक्टर भी क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता है, ठीक है। बट यहाँ पर उनको इसका मतलब ये नहीं कि उनको डिस्ग्राफिया है, ठीक है, इस बच्चे की अलग राइटिंग होती है। डिसकैलकुलिया है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं वो गणितीय कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD है ना, इसकी बात कौन करते हैं, तो इसके बात करने वाले कौन है, लेव वाइगोस्की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी। यह संप्रत्यय किस मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत किया है, तो लेव वाइगोस्की के द्वारा। एरिक एरिक्सन जिन्होंने कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। और साथ जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत बता रखा है। और लॉरेंस कोलबर्ग ने तो सिर्फ नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ओके। आगे है यहाँ पर आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 90 से लेकर के 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका औसत, ठीक है। ये आपका तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे गए लेवल 1 के सभी क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी अभी तक आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेवल 2 और 3 का देखेंगे, क्योंकि इसी क्लास में मैं कवर कराने वाली थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास में टाइम भी है इतना कि चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेवल फर्स्ट की होगी, आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो ये लेवल फर्स्ट के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक वीडियो में कवर करा दिया। लेवल 2 के मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, और लेवल 3 के भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है चीज़ें कवर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा यहाँ पर बर्डन भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, मैं बार बार बोलती हूँ, तो उनका जो है एक कंप्लीट वीडियो में जल्दी आप लोगों को जो है तैयार करके अपलोड कर दूँगी यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ओके। बाकी इस क्लास की जो PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेज दूँ। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो ही हो रहा होगा, वहाँ से आप जो पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में कवर नहीं करा पाऊँगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी कि जो मेरा घर है वो थोड़ा सा मेन मार्केट में, और यहाँ पर जो है बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए मुझे रूम को पूरा पैक करके अच्छे से वीडियो बनाना पड़ता है, ताकि आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ बाहर ही ना आए, ठीक है। और इसके लिए फ़ैन वगैरह सब कुछ मैंने ऑफ कर रखा होता है। अभी देखिए मैंने फ़ैन को ऑन किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बनाने की वजह से मतलब लगातार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी का मतलब मौसम भी इतना ज़्यादा, जो जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इसलिए फ़ैन वगैरह ऑफ करने की वजह से मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही वीडियो बनाना पॉसिबल हो पाएगा। मैंने सोचा था कि लगातार मैं 2-3 घंटे की वीडियो बना लूँगी, बट यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को लेवल 2 एंड 3 के क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर करा दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जो भी थ्योरी वाली क्लासेस है वो आप लोगों को जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
फिर भी आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास बनाऊँ उसमें जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए, जो भी आपके डाउट रह गए, उसको मैं यहाँ पर ले सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 7706974820 व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझे वो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपने खुद से पढ़ रखा हो, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जो है इसका ऑप्शन क्या हो, कि कई बार क्या होता है कि हम प्रीवियस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हमें ऑप्शन समझ में नहीं आता है, फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से जो है क्या चीज़ें खोजें, क्या पढ़ें। ठीक है, और मतलब कोई मिल जाए जो कि हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बता दे या फिर सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी तैयारी अपनी स्टार्ट की थी तो उसमें उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो अच्छे कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, एक वीडियो के लिए मतलब क्या क्या करना पड़ता है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी एफर्ट, थोड़ी भी मतलब मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी जो है चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।